नमस्कार छात्रों, मैं ताहिर मंसूरी अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र के इकाई 5 के अति लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। इकाई 5 अंश पूंजी एवं ऋणपत्र संबंधी लेखे हैं। इस इकाई में 1 नंबर वाले 5, 3 अंक वाला 1, 4 अंक वाले 3 और 5 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो समता अंश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए। अंशों के बारे में बता दूं कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दूसरा है। तो इसमें अंतर पूछा गया है। तो पहला है लाभांश। इन अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद प्राप्त होता है और पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश समता अंशधारियों के पहले मिलता है। पूर्व मतलब पहले होता है। लाभांश की दर, इसमें लाभांश की जो दर रहती है वो घटते बढ़ती रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंश में एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। दूसरा है निश्चित आय। इन अंशधारियों की आय अनिश्चित रहती है और इन अंशधारियों की आय जो पूर्वाधिकार अंशधारी रहते हैं इनकी आय निश्चित रहती है। सट्टा, इस अंशों में अधिक सट्टा होता है, अर्थात लाभ होगा या नहीं होगा ये बाद में प्राप्त होने की संभावना बनती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कुल नाम मात्र का सट्टा होता है। अंकित मूल्य, इन अंशों का अंकित मूल्य कम होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों का अंकित मूल्य जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है अंश व स्कंद में अंतर बताइए। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि स्कंद ये वो वाला स्कंद नहीं है जो बिकने से अंत में बच जाता है। कंपनी के लेखे में स्कंद का आशय दूसरा होता है। तो हम बताना चाहेंगे तो अंश का जो है अंकित मूल्य, अंश का अंकित मूल्य होता है और स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता है। पूर्ण चुकता, अंश का पूर्ण दत्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्कंद जो होता है सदैव पूर्णदत्त होता है, अर्थात इसकी पूरी राशि चुका दी जाती। संख्या, प्रत्येक अंश की एक निश्चित संख्या होती है, जबकि स्कंद की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। पंजीकृत होना, अंश सदैव पंजीकृत होते हैं, स्कंद का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है कंपनी की विशेषताएं बताइए। तो कंपनी की विशेषता के अंतर्गत पहला है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति अर्थात मानव द्वारा निर्मित। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। वह सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय एवं अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा पॉइंट है सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्य अंशधारियों का जो दायित्व होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही सीमित रहता है। इसके बाद निरंतर उत्तराधिकार। कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु, उसके पागल या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निरंतर चलती रहती है, क्योंकि मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। अगला पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण। अंशधारी आसानी से अपनी इच्छा अनुसार अपने अंशों का हस्तांतरण किसी को भी समय बिना किसी प्रतिबंध के कर सकता है, किंतु निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर उनके अंतर नियमों के अंतर्गत प्रतिबंध रहता है। अगला पॉइंट है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर का कार्य करती है। इस पर कंपनी का नाम खुदा रहता है। यदि किसी प्रलेख पर सार्वमुद्रा के बिना हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा, कंपनी नहीं रहती है इस पर उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। इसका उत्तर हमने कंपनी की विशेषताओं में पहला पॉइंट जो समझाया था उसे ही स्टूडेंट तैयार कर लें। अगला प्रश्न है अंश हरण व समर्पण में अंतर बताइए।
मैं यहाँ अंशों के हरण से आशय बताना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि हरण का आशय ये होता है कि जब कंपनी का कोई अंशधारी अंशों की राशि जमा नहीं कर पाता है तो उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त किया हुआ ही हरण कहलाता है। और समर्पण का आशय होता है कि अंशधारी अपनी स्वयं की इच्छा से कंपनी को अंश वापस करता है। दूसरा है प्रतिफल। अंशों के हरण के प्रतिफल में कुछ नहीं दिया जाता है। अंशों के समर्पण के बदले कभी कभी कुछ प्रतिफल दिया जा सकता है। तीसरा है नियम। तो अंशों के हरण से संबंधित नियम सारणी आ में दिए रहते हैं और अंशों के समर्पण से संबंधित नियम सारणी आ में नहीं दिए रहते। स्वेच्छा। अंशों के हरण में अंशधारी स्वेच्छा से अंशों का त्याग नहीं करता है। अंशों के समर्पण में अंशधारी स्वेच्छा से अंशों का त्याग करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। तो ऋण पत्रधारी की कंपनी में वैधानिक स्थिति दीर्घकालीन लेनदार की है। इसके बाद हम दीर्घकालीन एवं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इसका पहला है ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। इसके अंतर्गत सबसे पहला अभिलेखों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक रजिस्टर्ड ऋण पत्र होता है और दूसरा वाहक ऋण पत्र होता है। तो रजिस्टर्ड ऋण पत्र वे होते हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित किए गए हों और जिनकी प्रविष्टि कंपनी ने ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में की हो, अर्थात मूलधन और ब्याज का भुगतान उन्हीं ऋण पत्रधारियों को दिया जाता है जिनके नाम उक्त रजिस्टर में दर्ज हों। इसके बाद है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके मूलधन एवं ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास वह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्र धारियों के नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखे नहीं होते हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पर सुरक्षा के आधार पर। तो सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिसपे कंपनी के पास कंपनी की जो संपत्ति होती है वो लेनदारों के पास जमानत के रूप में गिरवी के रूप में रहती है। और असुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिस पर लेनदार के पास कंपनी की कोई संपत्ति गिरवी या जमानत के रूप में नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है अवधि के आधार पर। तो अवधि के आधार पर शोध ऋण पत्र ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान निश्चित अवधि समाप्त होने पर अथवा निश्चित अवधि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। और अशोध ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, अर्थात कंपनी के समापन पर इसका भुगतान किया जाता है। अगला है भुगतान के आधार पर परिवर्तनशील ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद अंशों में बदला जा सकता है। और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र वे होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद भी अंशों पर बदला नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है अंश हरण प्रक्रिया को समझाइए। अंशों के हरण की जो प्रक्रिया होती है उस पे सबसे पहले सूची प्रस्तुत की जाती है कि किन अंशधारियों ने राशि नहीं चुकाई है अंशों की। उसके बाद उन्हें दूसरे में सूचना भेजी जाती है। तीसरे में उन्हें फिर से एक बार स्मरण पत्र भेजा जाता है कि भाई आपके द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। चौथे में हरण का जो प्रस्ताव होता है वो पारित कर दिया जाता है कि इन अंशधारियों ने अंशों की राशि को नहीं चुकाया है। उसके बाद अंशों के हरण की सूचना अंशधारी को दे दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों के अंतर्गत पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी, अर्थात यदि किसी वर्ष लाभ कम हो जाता है तो इन्हें आने वाले वर्षों में यदि लाभ अधिक होता है तो उस वर्ष का लाभ भी मिलाकर दे दिया जाता है। और असंचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं रहती है। और परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिन्हें निश्चित शर्तों के अधीन समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। और अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंतर्गत
इसके बाद पांचवा जो दिया गया है शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश। इन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अर्थात भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, उसे शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अशोध्य ऋण पत्रधारी जो पूर्वाधिकार अंशधारी रहते हैं, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका शोधन अर्थात भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता है, अशोध्य या अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। इसके बाद भागयुक्त और अभागयुक्त दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है प्रविवरण के उद्देश्य लिखिए। प्रविवरण से आशय सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी द्वारा जनता से पूंजी एकत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र निर्गमित किया जाता है, जिसे प्रविवरण कहते हैं। तो प्रविवरण के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला है अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देना। दूसरा है कंपनी की स्थापना की सूचना जनता को देना। तीसरा कंपनी में धन विनियोग करने के लिए जनता को शर्तों का विवरण देना। चौथा है कंपनी के संचालकों द्वारा प्रविवरण की सत्यता की जिम्मेदारी दे। छठा और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि कंपनी की अंश पूंजी का वर्गीकरण समझाइए। तो सबसे पहले अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी का वर्णन पार्षद सीमा नियम में होता है। कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसी पूंजी के अंतर्गत होता है। दूसरा है निर्गमित पूंजी। तो ये अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को क्रय करने हेतु निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। तीसरा है प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा क्रय कर लिया जाता है, वो प्रार्थित पूंजी कहलाती है। तो चौथा पॉइंट है याचित या मांगी गई पूंजी। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे जनता से मांग लिया जाता है, उसे याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी कहते हैं। इसका जस्ट विपरीत पांचवा पॉइंट है अयाचित पूंजी या ना मांगी गई पूंजी। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे जनता से अभी तक नहीं मांगा गया है, अयाचित पूंजी कही जाती है। छठवां है प्रदत्त या चुकता पूंजी। मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे जनता द्वारा चुका दिया गया है, उसे चुकता पूंजी कहते हैं। उसके बाद अन्य दी गई हैं, स्टूडेंट देख लें और अध्ययन कर लें। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यदि बच्चों को कोई परेशानी हो तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है।